सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? जो किसी एक नेशन की करेंसी होती है दूसरी नेशन में किस रेट पे चलती है उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। ये रेट अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। मीन्स वैसे तो मोस्टली सबको हमें पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो 1 रुपए के हिसाब से चलती है। कनाडा में बात करें तो कैनेडियन डॉलर है, यूएस में यूएस डॉलर है, इटली में बात करते हैं तो वहाँ पे यूरो है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग काम चलते हैं। जैसे दुबई में चले जाओगे तो मे भी शायद वहाँ पे दराम वगैरह है। सब कंट्री के अलग अलग करेंसी नेम है, सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। जब उसको एक्सचेंज आपस में किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। कितने पैसे में कोई पैसा जो है आगे सेल होता है या फिर बिकता है उसको एक्सचेंज रेट बोलेंगे। एक्सचेंज रेट आपके 3-4 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है कि फिक्स वैल्यू है जो इंटरनेट पे शो हो रही है, उतने पे आपने सेल कर दिया, मीन पैसे से किसी से बदला लिए, उसको फिक्स एक्सचेंज रेट बोलते हैं। दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो रेट बार बार कम बढ़ती होते रहते हैं। मोस्टली हमारी इकोनॉमी में ये चीज चलती है, फ्लोटिंग रेट ही है सभी इकोनॉमी। हम फिक्स नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर आज भाई 50 रुपए का तो 50 का ही रहेगा, यूएस डॉलर 80 रुपए का तो 80 का नहीं है। ये कभी बढ़ जाते हैं कभी कम भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चलते रहते हैं। इकोनॉमी में ये सब काम चलता रहता है। जैसे जैसे कोई कंट्री ग्रो करती है उसका रेट अप जाता है, जैसे कोई कंट्री मीन्स वापस जा रही है डिवॉल्व से अनडिवॉल्व में जाती है तो उसके रेट कम होते चले जाते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई एक रीजन नहीं होता कि सिर्फ डेवलपिंग बेस पे, महंगाई बेस पे भी हो जाता है, या फिर कंपनी की जो एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट लेवल पर इकोनॉमी के इम्पोर्ट लेवल बढ़ते चले जाते हैं, उस बेस पे भी ये रेट कम बढ़ती होते चले जाते हैं। उसके बाद सपोर्ट एक्सचेंज रेट। जिस टाइम आपको जरूरत है पैसे की एक्सचेंज करने की, उस टाइम पे जो रेट मिला उसको एक्सचेंज रेट। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आज के टाइम में यूएस डॉलर जो है 82 चल रहा है। अभी आप किसी से चेंज करने चले गए, वो बंदा बोल रहा है कि मैं 80 पे करूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सचेंज रेट। आपको सपोर्ट एज टाइम पे जब रिक्वायरमेंट थी, अपने इतने में बोला कि इतने में आप कर देंगे पेमेंट, तो आप उसको बोलेंगे सपोर्ट एक्सचेंज रेट। फिर हमारे पास आता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि आज मैं आपको $1 दे रहा हूँ, इसके पैसे आपको इतने दिन बाद मिलेंगे, जो मर्जी रेट हो, लेकिन आपको फिक्स इतने में मिलने वाला है। मैं एग्जांपल आपको इस चीज को इसमें क्या करता है कि लोग जैसे बाहर से पैसे भेजते हैं, किसी बंदे ने वहां से पैसे भेजे, $1000 भेज दिया, उसका रेट लग गया 82। इंडिया में उसने बोल दिया कि 82,000 मिलेगा। आगे जाके इंडिया में जब 10 दिन बाद वो पेमेंट आई, बंदा पैसे लेने गया, रेट हो गया 81 रुपए। 1000 रुपए उसने भेजे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदा 81,000 लेगा। जो पेमेंट उसको उस टाइम पे भेजी गई है वही पैसे मिलने वाले हैं। कम रेट हो जाए चाहे मार्केट में रेट बढ़ जाए, चाहे 1000 का आज की डेट में 83 हो जाए, लेकिन आपको जो पेमेंट मिलने वाली है वो 82 ही मिलने वाली है, जो एक बार फिक्स होगी। फ्यूचर में आपको जाके रेट मिलेगा, बस वही रेट उसमें चलता रहेगा। मार्केट में कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए वो कभी भी मैटर नहीं करता। इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है उसके बाद इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जब कोई कंट्री पैसे एक्सचेंज करने में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट लगा रही है, या किसी पर कंट्री ने किसी कंट्री को लोन दिया हुआ है, जो पैसे के लेन देन में जो इंटरेस्ट रेट सेटअप करते हैं उसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। तो हम सब लोगों को पता है इंटरेस्ट रेट क्या होता है। जो भी कमीशन वगैरह चार्जेस किए जाते हैं, इंटरेस्ट ब्याज लगाया जाता है किसी भी अमाउंट के ऊपर या लोन के ऊपर, उसको हम इंटरेस्ट रेट ही बोलते हैं। फिर हमारे पास होता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई भी हमारे एक्सचेंज रेट में डील करती है। जब एक नेशन का पैसा दूसरे नेशन में जाता है तो उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। उसमें जो रेट लगते हैं उसको हम एक्सचेंज रेट बोलेंगे। फिर हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। किसी भी इकोनॉमी ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आने के लिए, पैसे की कमी ना हो, तो वहां पर भी एक्सचेंज सिस्टम चलता है कि कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट या फिर एज पर डोनेशन या फिर एज पर इन्वेस्टमेंट वैसे इधर से उधर पहुंचाती रहती है। उसके बाद हाउ एक्सचेंज अफेक्ट यू। हमें जो है एक्सचेंज रेट कैसे अफेक्ट करते हैं? जब आप कहता है अलग अलग एरिया में ट्रैवल कर रहे हो, ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको हमेशा एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग ही पैसा लेना पड़ेगा। मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, वहां पे मेरे इंडियन पैसे नहीं चलने वाले, वहां पे उनकी दुबई की जो करेंसी है वही लेनी पड़ेगी। हमें इंडियन पैसे दे के उनके पैसे कितने होंगे। मान लीजिए आपको वहां का 1 रुपया चाहिए तो आपको कम से कम 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये इफेक्शन होती है कि हम 20 रुपए देके वहां का 1 रुपया ले रहे हैं, तो ये फर्क उसमें जरूर पड़ता है। सबसे जैसे हम देखें यूएस डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे यूएस डॉलर हम क्या बेनिफिट किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, अगर आज के टाइम में पैसे ले रहे हो तो ये रेट चल रहा है,
82,000 मुझे $1,000 लेने तो 82,000 पे करना पड़ेगा। आप इसको कैसे एंजॉय कर सकते हैं, जब इसका रेट कम आ जाएगा तो पहले लेके रख लो, उसका बेनिफिट आपको ज्यादा हो सकता है। लेकिन फिक्स तो नहीं है कि रेट कम भी होगा या बढ़ेगा, कुछ भी चेंजेस आते हैं, हमें अफेक्शन इस चीज की पड़ती रहती है। इसके बाद एक और संस्था आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम IMF भी कहते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक संस्था है। जब ये संस्था पहली बार स्टार्ट हुई थी तो इसमें आज के टाइम में जब पहली बार स्टार्ट हुई तो 44 गवर्नमेंट्स मीन्स 44 नेशंस ने आपस में मिलकर स्टार्ट किया था। मतलब उनमें मेंबर बने थे सब, मतलब सभी जो कंट्रीज हैं, यूएस तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी उसमें मेंबर बनी थी। ये एक ऐसी संस्था है जो 1945 में डेवलप हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमी समझते हो कि हर एक कंट्री जो इसमें मेंबर बनी हुई है उसमें कभी भी ऐसी कंडीशन ना आएगी, पैसे की कमी ना आएगी। पैसे की कमी आएगी तो हम लोग उनको लोन वगैरह देके या इन्वेस्टमेंट करवा के उनकी इकोनॉमी को डेवलप करवाने के लिए काम करेंगे। इसका जो हेड ऑफिस है वाशिंगटन DC में है। मतलब वाशिंगटन DC जो हम बोल सकते हैं वो हमारे US साइड में हेडक्वार्टर है, वहां पर आपको मिलेगा। आज के टाइम में इसकी 184 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर बनी हुई हैं, समझिए 184 कंट्रीज हैं जो इसमें मेंबर बनी हुई हैं। और मेंबर बनने में मीन्स ये पैसे आपस में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मीन्स जो ये संस्था का हेड ऑफिस है वहां पर जो मैनेजर जो भी इन्होंने सेटअप किए हुए हैं वहां पर पैसे का लेन देन चलता है, और जो व्यापार का काम है वो भी इनके थ्रू ही होता है। ये IMF जो है 1944 में पहली बार स्टार्ट हुई थी। USA के हेम्पशायर एक सिटी है, वहां पर स्टार्ट हुआ था। 44 इकोनॉमीज जो 44 नेशन है उन्होंने मिलकर ये संस्था बनाई थी। इसके बारे में डिसाइड तब किया गया जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन मीन्स कीमतें इतनी ज्यादा डाउन हो गई थी कि इकोनॉमीज डाउन होने के स्टार्ट हो गई थी। तब इसके बारे में डिसाइड किया था कि कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे कहे भी जो इकोनॉमी में डिप्रेशन आ रहे हैं, कीमतें कम हो रही हैं, जगहों पर इकोनॉमी डेवलप अंडर डेवलप हो रही है, तो उनको कैसे डेवलप करवाया जाए, सपोर्ट होनी चाहिए। उस सभी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एक संस्था बनी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पर्पस क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, क्यों बनी थी? सबसे पहला पर्पस लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन बना रहे, सभी कंट्री में किसी प्रकार के कोई झगड़े ना हो, पैसे के लेन देन में स्पेशली किसी को एक्सचेंज रेट में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर इंटरनेशनल पीस बना रहे, समझते हो, इंटरनेशनल बेस पे शांति बनी रहे, कोई झगड़े ना लग जाए, इसके लिए संस्था बनी हुई है। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, मींस लोग आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकें और इजिली बेस पे फ्री ऑफ माइंड कर सकें, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस चीज को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनी। प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, जो पैसे लेन देन में स्टेबिलिटी लेवल आए, किसी की कंट्री के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो, रेट जो आ रहा है ऑनलाइन उसी रेट पे आपको पैसे मिल जाए या एक्सचेंज आप कर सकें, किसी को कोई डाउट ना हो, सबको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए भी बनी संस्था बनी थी। असिस्ट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट कोई एक सिस्टम से ना की जाए, अलग अलग सिस्टम से, जैसे हमारे इंडिया में देखते हैं किसी को पेमेंट करने अलग अलग सिस्टम है, RTGS, नेफ्ट, IMPS, UPI, बैंक ट्रांसफर, या फिर आप लोग इंटरनेट बैंकिंग, बहुत सारी फैसिलिटीज हमें मिलती हैं। आज के टाइम में तो और भी चल गया, गूगल पे, फोन पे वगैरह, तो पेमेंट सेम इसी तरह IMF ने भी स्टार्टिंग से उन्होंने डिसाइड किया कि पेमेंट देने के लिए किसी के ऊपर बर्डन ना हो कि आप लोग वही डॉलर हमें दें या उस कंट्री की पेमेंट कहाँ से लेके आए भाई, वो पेमेंट्स को एक्सचेंज सिस्टम में लेके आए IMF फंड के। हम एक जगह बैठ के किसी भी कंट्री की पेमेंट्स हम यहाँ पे इकट्ठी करेंगे, उनको एक्सचेंज करके दूसरी पेमेंट देंगे ताकि वो आगे दे भी सके। प्रोवाइड कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स मेंबर, जितने भी इनके मेंबर्स हैं, जैसे 184 कंट्रीज इसमें मेंबर बनी हुई हैं, तो सभी में विश्वास बना रहे, कॉन्फिडेंस हो कि हमारे साथ किसी भी प्रकार कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही, इसके लिए संस्था बनाई गई थी। क्योंकि पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी व्यापार करने में प्रॉब्लम होती थी, टैक्स बहुत ज्यादा लगते थे, प्लस फिर किसी कंट्री से आपस में झगड़े भी जनरेट हो जाते थे पैसे बेस पे। तो उन सभी चीजों को डील करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संस्था बनाएगी, जो US में इसका हेड ऑफिस बनाया गया है। ये जो संस्था है अकाउंटेबल इट्स मेंबर कंट्रीज, दिस अकाउंटेबल एसेंशियल टू इट्स इफेक्टिवनेस, ये संस्था जो अपने मेंबर्स की काउंटिंग से ही जानी जाती है। मीन जितने जितने इसके मेंबर बढ़ते चले जा रहे हैं उतने ही इसका बेनिफिट होता है, क्योंकि तभी लोग इन सभी कंट्रीज को जानते हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज भी हैं जो इसमें मेंबर अभी तक बनी भी नहीं है, 184 कंट्रीज फिर भी इसमें मेंबर बनी हुई है। इस संस्था में एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो 184 मेंबर्स के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड समझते हो, मीन्स इन सभी कंट्रीज का एक हेड किस कंट्री के मेंबर को बनाएगा उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। उसके बाद इंटरनेशनल रिक्रूट स्टाफ है,
इंटरनेशनल ग्रुप स्टाफ मीन्स जैसे 184 कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज का एक एक पर्सन इंटरनेशनल स्टाफ के तौर पे, जैसे हम बोले कि इंडिया का हम लोग देखते हैं जयशंकर, शायद आपने देखा हो, मोस्टली वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर ही है एक तरह का, वो बाहर के फॉरेन के काम ज्यादातर वही कंप्लीट करता है। और उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सभी कंट्रीज अपने हिसाब से अपने आगे हायर कर सकती हैं। जब भी जरूरत होती है तो सभी मेंबर्स मिलकर एक जगह मीटिंग करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होंगे, जो भी गवर्नर ऐड किया जाता है वो सभी कंट्रीज मिलकर डिसाइड करके जिसको गवर्नर बनाना उसको गवर्नर बनाते हैं, या फिर जो भी गवर्नर होगा वो सेंट्रल बैंक के द्वारा भी हायर किया जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मतलब होता है कि इसके डायरेक्टर, जैसे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर है, इसके आगे 24 डायरेक्टर्स भी हैं, वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा अलग अलग मेंबर की रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही आगे डिसाइड किए जाते हैं। फिर आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर भी सभी कंट्रीज के अपने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने रखे हुए हैं कि बिजनेस को कैसे आगे लेके चलना है। फिर है फाइनेंसिंग ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ की फाइनेंसिंग क्या है, जो भी कंट्री इसमें ज्वाइन करती है उसका कोटा जो है इंक्रीज होता है। मीन हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी कंट्री जब इसमें आएगी उसको 25% ऑफ सब्सक्रिप्शन करनी पड़ेगी। मान लो इसमें ज्वाइन होने का 100 रुपए मान लेते हैं, कम से कम 100 रुपए देने पड़ेंगे, तो कम से कम पैसा 25% मीन 25 रुपए दे के कोई भी कंट्री इसमें मेंबर बन सकती है। जो भी सब्सक्रिप्शन वैल्यू उन्होंने रखी होगी कि इतने के हमारे शेयर हैं, अगर मेंबर बनना चाहते हो तो मेंबर बन सकते हो। तो कोई भी कंट्री बन सकती है, उनको दिखाना होगा कि हमारी कंट्री में एक्चुअल में बिजनेस चलते हैं, व्यापार का काम चलता है, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। फंक्शन के उसके बाद है भी, ये जो सिंपल हो गया, फंक्शन क्या काम करती है कोटा सिस्टम में, कंपनी सब्सक्रिप्शन, वोटिंग पावर, एसडीआर एलोकेशन, सभी कंट्रीज को अगर कोई कंपनी स्पेशल ड्राइंग राइट में पैसा लेना चाहती है तो ले सकती है, इनके शेयर खरीदना चाहते हैं इनके शेयर खरीद भी सकती है। स्पेशल कोटा बेस पे जो अच्छी अच्छी कंट्री है जिनकी डेवलपमेंट अच्छी है तो वो स्पेशल बेस पे भी इसमें काम कर सकती है। कुछ आईएमएफ के जहाँ पे बेनिफिट है, इनके कुछ क्रिटिसिज्म भी लिखे हैं हमने। क्रिटिसिज्म सबसे पहले कि इसमें जो डायरेक्टरी मेन सबसे बड़ी है वो अमेरिकन कंट्री की है, क्रिटिसिज्म है। बाकी कंट्रीज का या फिर यूरोपियन कॉर्पोरेशन, यूरोप के कंट्रीज वो इसमें मेन रोल अदा करती हैं। बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनकी इतनी पावर्स नहीं है कि वो इसमें ज्यादातर रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी तरफ से बना पाए, क्योंकि जो अच्छी डेवलप कंट्री है वही इसमें ज्यादातर काम करती हैं। इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, सभी कंट्रीज को उन कंडीशन को फॉलो भी करना पड़ता है, तो ये भी इसके एक क्रिटिसिज्म में हम लोग ले सकते हैं। उसी के बाद ऐसी एक और संस्था है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में भी सेम जितने मेंबर 184 मेंबर आईएमएफ में है वही सारी कंट्रीज वर्ल्ड बैंक में भी मेंबर्स बनी हुई हैं। वर्ल्ड बैंक का भी हेड ऑफिस ये 1944 में आया था। ये यूएसए में ही वर्ल्ड बैंक स्टार्ट हुआ, जैसे स्टार्ट हुआ इसमें पहली बार 44 कंट्रीज 44 कंट्रीज थी, आज के टाइम में इसमें 184 कंट्रीज हैं। वर्ल्ड बैंक भी सारी कंट्रीज के लिए किसी भी कंट्री को लोन बेस पे पैसे की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस चलता है उसमें फैसिलिटीज देने के लिए वर्ल्ड बैंक ऑलवेज रेडी रहता है। वर्ल्ड बैंक की आगे एक संस्थान खुली हुई है आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आईसीएससी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये आईएमएफ जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने 3-4 आगे संस्थान चलाए हैं। एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर किसी कंपनी फाइनेंस पैसे की जरूरत है तो पैसे ले सकते हैं। दूसरा, जो किसी बंदे को डिस्प्यूट के जिसके झगड़े हो रहे हैं व्यापार में, वो डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए अलग से संस्था उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने अलग से बना दी। अगर कोई कंट्री किसी प्रकार की गारंटी चाहती है तो यूएस की ओर से उनको गारंटी भी दी जाती है कि हम लोग आपको गारंटी देंगे कि आपका लॉस नहीं होगा। इस बेस पे वर्ल्ड बैंक काम करते हैं। मीन्स अदर कंट्रीज को जो पैसे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं उनको गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कंट्री का आपस में कोई रिलेशनशिप में झगड़ा हो रहा है तो उसको झगड़ों को सॉल्व भी करवाती हैं। किसी भी कंट्री को फाइनेंस की जरूरत है तो उनको फाइनेंस भी टाइमली बेस पे प्रोवाइड भी करवाते हैं। ये सारे काम जो है वर्ल्ड बैंक ही करता है। पर्पस इसके क्या होंगे, सेम पर्पस जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाले हैं। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए मेन रोल अदा करते हैं, पैसे की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, जो झगड़े आते हैं आपस में उनको सॉल्व करेंगे, टैक्स स्ट्रक्चर को कम करना और फैसिलिटीज देना, व्यापार करने की सारा काम वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक में फंड जनरेशन कहाँ से आता है? फंड जनरेशन का मतलब जो भी बंदा अगर वर्ल्ड बैंक में आएगा, 184 कंट्रीज हैं, उसको वैसे ही कहता सभी कंट्रीज को उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। 25% जो उनके शेयर मिनिमम शेयर होल्डर की तरह उनको काम करना पड़ता है। जब किसी कंट्री में या फिर किसी भी हम देखते हैं कंपनी में कोई बंदा शेयर होल्डर होता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं। सेम जैसे वर्ल्ड बैंक है उसमें भी जो कंट्रीज के मेंबर बने हुए हैं उन्होंने भी उनके अपने शेयर होल्डिंग ली हुई, मीन्स अपने अपने शेयर खरीदे हुए हैं और वर्ल्ड बैंक के पास पैसे आते हैं।
वर्ल्ड बैंक काम क्या करता है? लोन देने का। सबसे पहला काम इनका यही होता है कि किसी भी कंट्री को अगर कोई लोन की जरूरत है तो वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं। दूसरा ग्रांट, किसी कंट्री में डिप्रेशन आ रहा है या कंट्री अनडिवॉल्व होती चली जा रही है, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, प्लस उनको ग्रांट्स फैसिलिटी देंगे, मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पैसा दिया जाता है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं देना। जैसे आपकी कंट्री डेवलप होगी आप वो पैसा वापस कर देना। उसके बाद बेसिक फैक्टर अबाउट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है बेसिक फैक्टर क्या है, 1944 में स्टार्ट हुआ था न्यू हैम्पशायर ब्रिटेन वुड्स, मीन्स अमेरिका का एक शहर है, वहां पर स्टार्ट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन में है। इसका प्रेसिडेंट जो है पॉल वोलफिट्स कोई पर्सन है, वो इसका प्रेसिडेंट है। इसके आज के टाइम में मेंबर जो है 184 हैं। जो जो फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आईडीए, उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो इन्होंने फैसिलिटी दी है वो वाली है, आईएफसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, आईसीएसएफटी। अगर किसी कंट्री में किसी भी प्रकार के फाइनेंस बेस पे जो झगड़े आ रहे हैं या किसी को कोई गारंटी चाहिए तो सब कुछ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारा मेन जो है वर्ल्ड बैंक का आपको क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन जो आ सकता है वर्ल्ड बैंक क्या है, उसके आपको काम लिखने तो लिख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में स्टार्ट हुआ, 184 कंट्री है। इसका हेड ऑफिस जो है वाशिंगटन डीसी में है। इसके जो मेन काम है आप लिख सकते हैं कि प्रॉपर व्यापार करवाना, टैक्स कम करवाना, लोन प्रोवाइड करना, ग्रांट्स देना कंट्री को, इंटरनेशनल बेस पे पीस बने रहे, मीन शांति बनी रहे, जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करवाना, किसी भी कंट्री को व्यापार रिलेटेड कोई गारंटी प्रोवाइड करवाना, ये भी सारा काम जो है वर्ल्ड बैंक करता है। सेम काम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संस्था वो भी काम वही ही करती है। ये था आपका टॉपिक जो हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मॉनेटरी सिस्टम वाला खत्म।